Hello students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. So, in last or previous lectures we have completed our second chapter of biology. जो second chapter था life processes in living organisms part 1 वो हम cover कर चुके हैं पिछले classes में, और आज जो हमको topic चालू करना है वो topic है life processes in living organisms part 2. अब देखो प्रीवियस चैप्टर्स में या हम बोल सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में हमने कौन सी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है. हमने न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो हमने पिछले क्लासेस में कवर कर ली है, चाहे आप 9th का हो या हमारा लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 का हो, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे हमने रेस्पिरेशन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा है और हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था. तो ये सारी लाइफ प्रोसेस हमने कवर कर ली है. अब इस चैप्टर में जो हमको थर्ड चैप्टर में जो प्रोसेस हमको पढ़नी है वो है रिप्रोडक्शन. ना हमने लाइफ प्रोसेसेस को ऐसा कहा था बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो लाइफ को कंटिन्यू करने में या डे टू डे लाइफ सर्वाइव करने में, हमको जिंदा रहने में मदद करती है. सो आपके कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन कैसे लाइफ प्रोसेस हुआ. रिप्रोडक्शन तो हमको जिंदा रहने में मदद कर रहा है कि हमारी डे टू डे लाइफ के फंक्शनिंग में मदद कर रहा है क्या? No. Then how this reproduction is a life process? So reproduction is considered as a life process beta because reproduction is very much important for continuing the life, है ना. लाइफ को अगर हमको कंटिन्यू करना है, एक स्पीशीज़ को अगर कंटिन्यू करना है अर्थ पे, है ना, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑलरेडी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन आएगी नहीं, और जनरेशन आएगी नहीं तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है अर्थ पे तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा तभी नए ऑर्गेनिजम्स, नए इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म होंगे. ओके, सो इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम एक लाइफ प्रोसेस कंसिडर करते हैं. नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोट्स. आपको अपने नोट्स में वो क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और बेटा कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपनी अटेंडेंस भी लगा देनी है. अभी पूरा नाम लिख के आपको अपनी अटेंडेंस वहाँ लगा देनी है. ओके, सो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सो What do we mean by maintenance of species? सॉरी, ये बात का क्वेश्चन है. हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सर्कुलेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस है. उसके बाद में विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, है ना. तो सबसे पहले खाना हमको लगेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी हो गया न्यूट्रिशन. फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमको क्या लगता है, हमको लगता है ऑक्सीजन, यानी दूसरा प्रोसेस आ जाएगा रेस्पिरेशन. और तीसरा प्रोसेस क्या है, फूड और ऑक्सीजन को सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, यानी थर्ड प्रोसेस हो गया सर्कुलेशन. ये तीनों प्रोसेस रेस्पिरेशन, डाइजेशन या न्यूट्रिशन जिसको आप कह सकते हो, और थर्ड विल बी योर सर्कुलेशन. ये तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस. तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. उनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो आपको एक डिफरेंस बिटवीन वाला चार्ट बना के वहाँ पे लिख देने हैं, है ना. फर्स्ट तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट माइटोसिस क्या हो रहा है, माइटोसिस किस में होता है, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, और मियोसिस होता है गमेट्स में या जर्म सेल्स में. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. और उसके बाद में मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2. बट माइटोसिस में ऐसा माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 नहीं होता है. उसके बाद में माइटोसिस जब होता है तो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी 2n से 2n ही मिलता है माइटोसिस में. लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा था, जब मियोसिस 2 खत्म होगा, जब मियोसिस 1 होने के बाद मियोसिस 2 होगा, और जब मियोसिस 2 खत्म होगा तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 यू विल गेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, है ना. तो माइटोसिस में डिप्लॉयड मिल रहे थे और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स वहाँ पे आपको मिल रहे थे बेटा. उसके बाद में
ये सारे आपको डिफरेंस बिटवीन वहाँ पे लिख लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन? क्रोमोसोम का क्या रोल है सेल डिवीजन में? क्रोमोसोम ही तो डिवाइड होकर नए सेल में भी जाएंगे ना बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम के पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। दैट इज़ योर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। किसके पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? क्रोमोसोम के पास में। तो जब सेल डिवाइड होगा तो नए सेल्स में भी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो वो कौन लेके आएगा? क्रोमोसोम्स लेकर आएगा बेटा। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको कैन यू रिकॉल में दिए हैं। तो ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस देख के आंसर्स मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं, अपने कॉपीज़ में नोटबुक में लिख लेने हैं बेटा। ओके, सो उसके बाद में हमको दिया है कुछ डायग्राम्स दिए टेक्स्ट बुक में और आपको ऑब्जर्व करके लिखने के लिए बोला है। तो जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी प्रोसेस हो रही है वहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज? मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज मतलब कोई स्पीशीज खुद को मेंटेन कर रही है। मेंटेन कर रही मतलब अर्थ पे सस्टेन कर रही है, अर्थ पे जिंदा रह रही है। अब उसको अर्थ पे जिंदा रहना है तो उसको इवोल्यूशन भी किसी ना किसी तरीके से शो करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन शो करना पड़ेगा, उसको अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? क्या हो रहा था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? हम जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गमिट फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। गमिट्स क्या है? गमिट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। गमिट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। हमको पता है ना हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे 50% जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से, और 50% फीमेल पेरेंट से आता है, और दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यानी वहाँ पे वेरिएशन तैयार होंगे बेटा, है ना। वेरिएशन क्यों तैयार होंगे? क्योंकि दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो चाइल्ड बनेगा, वो पूरा का पूरा अपने एक पेरेंट जैसा सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं, यानी वहाँ पे वेरिएशंस आएंगी, और ये वेरिएशन ही उसको सर्वाइव करने में मदद करेगी ना। वेरिएशंस मतलब समझता है ना, वेरिएशन मतलब कुछ उसमें बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस वहाँ पे होंगे, वो पूरा का पूरा पेरेंट जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर वो फॉर्म हो रहा है तो 50% फादर से 50% मदर से उसको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और उसके वजह से उसमें कुछ वेरिएशंस चेंजेस आएंगे जो उसको सूटेबल बनाएंगे वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, और इस तरीके से कोई भी स्पीशीज़ मेंटेन होके रहेगी अर्थ पे, है ना, क्योंकि वो भी आगे में रिप्रोडक्शन करेगा। इन दिस मैनर हर एक स्पीशीज अर्थ पे कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट, यानी वो कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं क्या वो पेरेंट जैसे ही होते हैं, है ना। जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं क्या वो सेम टू सेम पेरेंट जैसे होते हैं? तो हम अगर बात करें मेजर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्या? आप ही बताओ बेटा। एग्जैक्टली सिमिलर वो नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स का ही एग्जांपल ले लो, क्या चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड है ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट जैसा एग्जैक्टली सिमिलर है क्या? नो। डॉग्स की बात कर लो, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्या अपने पेरेंट जैसे? नो। वाई? बिकॉज ये जो सारे एनिमल्स है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है यानी जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। ओके, हम जब आगे में ये टॉपिक डीप में पढ़ेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा कि गमिट क्या होते हैं, क्यों गमिट फॉर्म करना है। हमको अभी इतना पता है कि गमिट फॉर्म हो रहा है मतलब मियोसिस से हो रहे हैं, और गमिट मतलब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और गमिट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कहीं ना कहीं उनका रिप्रोडक्शन में रोल होता है। बट एक्चुअली में क्यों फॉर्म करने की ज़रूरत है वो सब जब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चालू करेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको डीप में, और तब आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है उसके पेरेंट जैसे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो यूनिसेलुलर या कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में आज के लेक्चर में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली
सिमिलर होते हैं बेटा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो सेम नहीं रहेंगे, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो फॉर्म हो रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not? किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। जैसे अभी बताया, अगर उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, और अगर उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो वो क्या होंगे बेटा? तो वो डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the relationship between cell division and formation of new organisms of same species by earlier existing organism? यानी उन्होंने कहा न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहे हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का क्या रोल है? तो मैं बता रही हूँ आपको, रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का रोल ऐसा है बेटा कि यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स हमको लग रहे हैं, और गमिट कौन से प्रोसेस से फॉर्म होगा? गमिट फॉर्म होगा मियोसिस से, मियोटिक डिवीजन से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ना, मियोसिस से फॉर्म होगा, यानी गमिट लग रहे हैं हमको रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब ही एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल तैयार होना, तो रिप्रोडक्शन में गमिट्स लग रहे हैं, गमिट्स लग रहे हैं, इसका मतलब मियोसिस वहाँ पे होगा। मियोसिस होगा मतलब सेल डिवीजन आ गया वहाँ पे। उसके बाद में जब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन हो जाता है, जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे एक सेल बनेगा, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बनेगा ना, नया वाला ऑफस्प्रिंग इस तरीके से तैयार होगा। तो इसका मतलब है गमेट फॉर्मेशन तो एक हो गया, वहाँ पे मियोसिस। उसके बाद में जब वो एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, तो उसके डेवलपमेंट में भी उसके बॉडी के सेल्स डिवाइड होंगे। इसका मतलब वहाँ पे आ गया हमारा माइटोसिस, यानी वो वाला सेल डिवीजन भी वहाँ पे हो रहा है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेटा सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं हमारे माइटोसिस से वगैरह। ओके, सेल्स किससे डिवाइड होते हैं? माइटोसिस वगैरह से हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वहाँ पे माइटोसिस, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस, ये सेल डिवीजन के प्रोसेस इन्वॉल्व होते ही है। तो इस तरीके से अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये रिलेशन है हमारा सेल डिवीजन का और रिप्रोडक्शन का। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये सबको क्लियर है? ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, अभी हमको देखना है बेटा, नाउ वी हैव टू एक्चुअली सी अबाउट रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? सो रिप्रोडक्शन, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called reproduction। ये हो गया उसका डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन विल गिव बर्थ टू ह्यूमन, डॉग्स है तो डॉग से डॉग ही रिप्रोड्यूस होंगे, कैट्स विल गिव बर्थ टू कैट, है ना, वो हो गया ऑफ सेम स्पीशीज। यानी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, वो ही क्या कर रहे हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म से और एक ऑर्गेनिज्म तैयार होना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है, दे गिव बर्थ टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, है ना, दे गिव बर्थ टू न्यू ह्यूमन बींग्स। डॉग्स गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स और न्यू डॉग्स। इस तरीके से रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये समझ में आ गया क्या होता है रिप्रोडक्शन? समझ में आ गया? एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि अमीबा, पेरेंट अमीबा ले लो, पेरेंट अमीबा से डॉटर अमीबा बन गया, यानी एक सेल से दो सेल बन गए। इसका मतलब ही क्या? वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, दिस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सी व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उसका डेफिनेशन हो गया बेटा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। वो तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट्स, यानी यहाँ पे गमेट इन्वॉल्व नहीं है। गमेट क्या है, अभी के लिए इतना समझ लो, गमेट है रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका कहाँ पे काम है, जिनका काम है रिप्रोडक्शन में, जिनका काम है रिप्रोडक्शन में, उसको कहते हैं हम गमेट्स। तो गमेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्यों इन्वॉल्व नहीं होते हैं? क्योंकि ये होता है बेटा यूनिपैरेंटल। यूनि मतलब वन, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल का बना हुआ, वैसे यूनिपैरेंटल मतलब वन पैरेंट, ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, इधर मेल और फीमेल पैरेंट, सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेरे को बताओ, जब एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है तो गमेट्स बनेंगे क्यों? गमेट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि 50% जेनेटिक मटेरियल हमको एक पैरेंट यानी फादर से लेना होता है और बचा हुआ 50% हमको दूसरे पैरेंट यानी मदर से लेना होता है, इसलिए तो गमेट्स बनते हैं। और फिर ये जो गमेट है जिसके पास में 50% और दूसरे गमेट के पास में 50% जेनेटिक मटेरियल है, वो कंबाइन होकर फिर से 100% बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है तो उसको पूरा का पूरा यानी 100% जेनेटिक मटेरियल उस एक ही पैरेंट से मिल रहा है। जब एक ही पैरेंट से मिल रहा है तो हैप्लॉइड गमेट यानी 50% यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, हैप्लॉइड मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी गमेट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले एसेक्सुअल मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कि सिंगल पैरेंट, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा, इसमें गमेट इन्वॉल्व नहीं होते यानी गमेट बनते ही नहीं है। अब मेरे को बताओ, गमेट कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है? कौन से सेल डिवीजन से गमेट्स बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे गमेट्स बन रहे क्या? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट्स, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स बन ही नहीं रहे हैं। मतलब कौन सा वहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है? वहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है। ओके, सो हमने बोला माइटोसिस यहाँ पे किस प्रोसेस से हो रहा है? सिर्फ माइटोसिस से हो रहा है, मियोसिस वहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मियोसिस? मियोसिस वहाँ पे होगा जहाँ पे गमेट फॉर्मेशन है, यहाँ पे गमेट फॉर्मेशन ही नहीं है तो यहाँ पे मियोसिस होगा नहीं। मियोसिस होगा नहीं तो क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा? क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बेटा मियोसिस में। देखा है ना हमने, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्रॉसओवर होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसको ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन माइटोसिस में होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे गमेट्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस नहीं हो रहा है मतलब नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। यानी नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? क्रोमोसोम ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया तो एक नया कॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम वहाँ पे तैयार हुआ ना, नए कॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम तैयार हुआ। तो ऐसा कोई भी नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब नया कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, वो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो जो ऑफस्प्रिंग रहेगा, उसमें कोई भी क्रोमोसोम का नया कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हुआ है तो वो अपने पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा ना। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मियोसिस ही नहीं हुआ। ऑब्वियसली मियोसिस में ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा नहीं है। मियोसिस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गमेट यहाँ पे फॉर्म नहीं करना है। गमेट फॉर्म होने के प्रोसेस में ही सिर्फ मियोसिस होता है और कहीं पे मियोसिस नहीं होता, इतना ध्यान में रख लो। अब यहाँ पे गमेट ही फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, तो मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस नहीं हो रहा है तो कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का एक नया कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हुआ। जब कोई नया कॉम्बिनेशन ही तैयार नहीं हुआ तो कोई वहाँ पे नए बदलाव हमको देखने को मिलेंगे क्या? नो। उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा उसके पेरेंट के जैसे, क्योंकि माइटोसिस से वो फॉर्म हुआ है और माइटोसिस में कहीं भी रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेप नहीं आ रहा है। इसलिए हमने जब क्वेश्चन आंसर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे तो वहाँ पे बोला था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट के जैसा एग्जैक्टली सेम रहेगा। अभी क्लियर हो गया क्यों पेरेंट के जैसा सेम रहने वाला है?
क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया ना बेटा उसका। कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे जनरेशन्स के लिए, है ना, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन के लिए, लेकिन उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। अब मेरे को बताओ, हम कहते हैं ना कि बदलाव ही जीवन का नियम है, चेंज हमको करते रहना चाहिए हर चीज़ में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में, हर चीज़ में हमको चेंज लाना चाहिए, तभी हम अच्छे खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं और खुद को अच्छा बना सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, वैसा का वैसा पूरा पेरेंट जैसा वो सेम रहता है, तो वो उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं आएंगे तो वो अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट में ढाल पाएगा क्या? नहीं ढाल पाएगा बेटा। इसीलिए ध्यान में रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कीवर्ड्स ध्यान में रखो, कीवर्ड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गमिट फॉर्म ही नहीं हो रहा है, यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है, गमिट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो डिवीजन कौन सा हो गया? माइटोसिस। मियोसिस होगा नहीं, मियोसिस होगा नहीं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वहाँ पे, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी वो सिमिलर रहेंगी पेरेंट के जैसे। क्लियर हो गया? क्योंकि जैसा पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल वैसा का वैसा ट्रांसफर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ गमिट्स, यानी गमिट फॉर्मेशन हो रहा है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी मेरे को बताओ, गमिट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? मियोसिस वहाँ पे होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस जब होगा तो क्या होगा? मियोसिस जब होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी वहाँ पे चेंजेस आएंगे। ये एक रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो पेरेंट जैसे सेम नहीं होते। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो, क्या हम अपने पेरेंट जैसे एग्जैक्टली सेम है क्या? नो, वी आर नॉट एट ऑल एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। पूरे के पूरे कार्बन कॉपी है क्या हमारे पेरेंट्स के? नहीं, कुछ सिमिलैरिटीज़ है लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस भी है। क्यों? क्योंकि ध्यान में रखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट, यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मदर एंड फादर, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रेन, चाइल्ड, जो बच्चा होता है उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। समझ में आ गया? चाहे किसी का भी, विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट्स। अब यहाँ पे मेल और फीमेल गमिट्स बन रहे हैं, मतलब 50% जेनेटिक मटेरियल फादर से भी आया, 50% जेनेटिक मटेरियल मदर से भी आया, लेकिन गमिट के फॉर्म में। ये तो हो गया। अब ये 50% मदर और 50% फादर के क्रोमोसोम्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तब जाके नया ऑफस्प्रिंग वहाँ बनेगा, यानी कॉम्बिनेशन ऐसा भी हुआ मदर और फादर का हाफ हाफ, इसके वजह से भी उसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई चेंजेस नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। दूसरा चेंजेस किसके वजह से आ सकते हैं? जो रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होता है, लेकिन यहाँ मियोसिस ही नहीं हो रहा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं, यानी फिर असेक्सुअल में कोई चेंजेस नहीं। और यहाँ पे गमिट फॉर्म हो रहे हैं, तो गमिट जब फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है क्योंकि वो मियोसिस से हो रहा है, यानी वहाँ पे चेंजेस आ गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, नया कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बन गया। ये एक रीज़न हो गया किस चीज़ के लिए? वेरिएशंस के लिए। और दूसरा रीज़न क्या हो गया? 50% मेल से आ रहा है, 50% फीमेल से आ रहा है। अब मेरे को आप लोग ही बताओ कि जब 2 अलग अलग लोगों के क्रोमोसोम्स जुड़ के, है ना, आधा फादर का आधा मदर का जुड़ के जब ऑफस्प्रिंग तैयार होगा तो वो एग्जैक्टली सिमिलर रहने वाला है क्या अपने पेरेंट्स से? नो। इसीलिए हमने जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे तब कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, एकदम सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस भी वहाँ पे होते हैं बेटा। आई होप अभी आपको पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है सबको। अभी हमको देखने हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसके बाद में अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक तो क्लियर हो गया ना, डिफरेंस बिटवीन बना सकते हैं अभी हम इनके बीच का। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। टाइप
टाइप्स नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। तो क्या सेम तरीके से होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में? नो, सेम तरीके से नहीं होगा। इनकी प्रोसेस कुछ अलग रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है ना बेटा, ये एक सेल के ही बने हैं और ये मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो इनके भी प्रोसेस अलग होंगे। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बेसिक्स मतलब सबको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, ओके। और अपना अटेंडेंस आप लोग लगाते रहिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप अभी तो हमने सिंपल ही देखा सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी आई डोंट थिंक कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। जो एक सेल का बना होता है वो यूनिसेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है वो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो होगा एक तो बाइनरी फिजन की मदद से या मल्टीपल फिजन के मदद से या तीन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन प्रोसेस से होगा? 3 प्रोसेस, बडिंग, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग, ये 3 प्रोसेस हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। और अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो उसकी 5 प्रोसेस होती है, 5 प्रोसेस। फ्रैगमेंटेशन, दूसरा रीजनरेशन, तीसरा बडिंग, यहाँ पे भी बडिंग है, यहाँ पे भी बडिंग है। फर्क क्या है? ये यूनिसेलुलर में हो रहा है, ये मल्टीसेलुलर में हो रहा है। चौथा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? एक बार फिर से हम बोलते हैं, यूनिसेलुलर में 3 प्रोसेस, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, और मल्टीसेलुलर में फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये 5 तरीके से। अभी ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमको 1 बाय 1 डीप में स्टडी करनी है, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज बाइनरी फिजन। अभी सबसे पहले हम देखेंगे बेटा बाइनरी फिजन। नाउ व्हाट इज बाइनरी फिजन? सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो, बाइनरी मतलब बाय वर्ड जहाँ भी आ गया, बाइनोमियल पढ़ा होगा आपने, बाइनोकुलर सुना होगा। बाय स्टैंड्स फॉर 2, है ना। बाइनोमियल में भी 2 टर्म्स हो जाती है, बाइनोकुलर 2 लेंसेज उसमें होती है, ठीक है। वैसे बाइनरी, बाय मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 2 चीज़ बन रही है, 2 सेल बन रहे हैं एक सेल से। हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं ना, यानी कितना सेल है? 1 सेल। बाइनरी मतलब 1 सेल से 2 सेल बनने वाले हैं, फिजन, है ना। 2 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक वर्ड है आपका फिजन और आगे में वर्ड आएगा बेटा फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फ्यूज होना, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना मतलब जुड़ना, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो आप बताओ फिजन का मतलब क्या होगा? ब्रेक होना, टूटना, उसको कहते हैं फिजन, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब बाइनरी फिजन यानी क्या हो रहा है? एक सेल फिजन हो रहा है, एक सेल का मतलब एक सेल टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 सेल्स में। बाइनरी हम कह रहे हैं 2 सेल्स में। वैसे ही आगे में आएगा मल्टीपल फिजन। तो अभी मेरे को आप बताओ मल्टीपल फिजन, फिजन का मतलब तो वही है, क्या? ब्रेक होना, टूटना, डिवाइड होना। लेकिन मल्टीपल मतलब एक सेल से डिवाइड होके बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनेंगे, ओके। तो बायोलॉजी में बेटा बहुत सिंपल है, आपको शब्द के मीनिंग अगर पता है तो आप आराम से उस प्रोसेस के बारे में समझ सकते हो या उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अभी बिना बताए आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा होगा, समझ में आ गया। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। अभी ये मत बोलना कि मैम डॉटर सेल क्यों, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं बोलते हैं।
लेकिन डॉटर सेल ही बोलते हैं, इतना पता है। क्यों डॉटर सेल बोलते हैं उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। सो पैरेंट सेल यानी जो पैरेंट है वो डिवाइड होकर जो 2 नए सेल बनाएगा ना, नए सेल, न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑफ स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं, उसी को कहते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है, उसी को बोलेंगे डॉटर सेल। पैरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन होता है माइटोसिस के प्रोसेस से या फिर अमाइटोसिस के प्रोसेस से। लेट मी सी इट इज वेदर इट इज न्यूज़पेपर और नॉट। ओके, ये दिख नहीं रहा है, मैं बता रही। एक तो माइटोसिस से होगा, ठीक है, एक तो माइटोसिस से हो सकता है या अमाइटोसिस। अब आपको माइटोसिस पता है, इतना तो क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ओनली एंड ओनली माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन माइटोसिस तो क्लियर है, लेकिन ये माइटोसिस क्या अभी, क्या माइटोसिस की पूरी प्रोसेस देखी ना हमने, वहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह होता है, फिर पूल अपार्ट होंगे एनाफेज में और टीलोफेज में, फिर 2 सेल्स बन जाते हैं, है ना। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंस हुए, मेटाफेज में क्या हुआ, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुए, फिर सेंट्रियोल 2 पोल पे गए, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकले, फिर वो अटैच हुए सेंट्रोमियर पे और पुल अपार्ट हुए। इस तरीके से माइटोसिस हो रहा है। लेकिन अमाइटोसिस क्या, अमाइटोसिस मतलब सिंपली न्यूक्लियस टूट के 2 न्यूक्लियस बना लेगा, साइटोप्लाज्म टूट के 2 साइटोप्लाज्म बना लेंगे। वहाँ पे कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, यानी सिंपलर प्रोसेस ऐसा कह सकते हो। अभी बस उसके और डीप में हमको नहीं जाना है कि अमाइटोसिस क्या होता है, कैसे होता है, बस इतना समझ लेना है कि अमाइटोसिस में सिंपली एक न्यूक्लियस टूट के 2 न्यूक्लियस बना लेगा, एक साइटोप्लाज्म से 2 साइटोप्लाज्म, ऐसे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। कोई भी वहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या वो जो फेजेस होते हैं वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से होता है। अब होता किसमें किसमें, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर का, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। और एक होमवर्क भी मैं आपको दे रही हूँ, होमवर्क सबको करना है। होमवर्क है आपका, बोल देती हूँ मैं, नोट डाउन कर लो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन आप सबको बना के अपने कॉपीज में लिखना है और हमको होमवर्क सेंड करना है। आपको समझ में आ रहा है, सबको होमवर्क लिख के प्रॉपर नोट्स तैयार करके आपको वो होमवर्क बेटा हमको सेंड करना है, ठीक है, ट्यूशन के नंबर पे। आपको डेफिनेशंस अगर चाहिए तो ये डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में ही है। जब आप टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करेंगे तो आपको डेफिनेशंस अच्छे से मिल जाएंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, ओके। सो प्रोकैरियोट्स, होमवर्क समझ में आ गया सबको। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन आपको करना है, 8th 9th की टेक्स्ट बुक देखो, उसमें मिल जाएगा। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है। फिर प्रोटीस्ट, अब मत पूछना मैम प्रोटीस्ट मतलब क्या। प्रोटीस्ट मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीस्ट, जिसमें आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना वगैरह। किसमें आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, उनको कहते हैं प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ये भी कैसे डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे बाइनरी फिजन से। यार कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, ये सारे यूनिसेलुलर है ना, तो ये शो करेंगे बाइनरी फिजन। फिर उसके बाद में कुछ सेल ऑर्गेनल में भी ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल यानी माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होकर दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने हैं, तो कौन से डिवाइड होगा, वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होगा। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये लोग यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और क्या है ये, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, अगर उसको भी डिवाइड होना है तो वो बाइनरी फिजन से बेटा डिवाइड होगा, ओके। सो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट हमको देखना है कि ये जो बाइनरी फिजन है उसके एक्सिस क्या होती है। एक्सिस मतलब कैसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा क्या, ऐसे होगा क्या, ऐसे डिवाइड होगा क्या, किस एक्सिस पे डिवाइड होगा, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हम बाइनरी फिजन को भी आगे में डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि अमीबा, ये क्या है,
अमीबा, ठीक है, पैरेंट अमीबा है ये। अब अमीबा का शेप तो चेंज होते रहता है, हम सबको पता है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है। तो अमीबा में जो डिवीजन है ना, बाइनरी फिजन वाला जो डिवीजन है, उसका एक्सिस मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा क्या, वर्टिकल होगा क्या, डायगोनली होगा क्या, वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स नहीं हो सकता है मतलब, फिक्स्ड नहीं हो सकता है मतलब, सॉरी, ये जो अमीबा है वो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, अमीबा ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी, यानी कोई भी एक्सिस पे वो डिवाइड हो सकता है, कोई भी एक्सिस पे वो डिवाइड हो सकता है। ओके, तो ऐसा जहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं हो, वैसे बाइनरी फिजन को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन मतलब कहीं से भी वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी वो डिवाइड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। किस में होता है सिंपल बाइनरी फिजन? अमीबा। देखो बीच में से अगर वो डिवाइड हो रहा है, बीच में से डिवाइड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से डिवाइड होगा वो, और एक अमीबा से डॉटर अमीबी बन जाएंगे, ठीक है, डॉटर अमीबिया, अमीबुली बोलते हैं उसको, डॉटर अमीबुली बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल बाइनरी फिजन, जहां पे एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड है क्या, एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड नहीं है। दूसरा देख लो, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली, किसमें हो रहा है ये क्या है, ये है पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम में एक्सिस ऑफ डिवीजन फिक्स्ड होता है और एक्सिस ऑफ डिवीजन होता है ऐसा हॉरिजॉन्टल। अब देखो पूरे वहाँ पे आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डायग्राम दिए है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लास्ट में लिखा है, ठीक है, तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर ऐसे दो पैरामीशियम्स बना लेगा वो, तो ये जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। किस में देखने को मिल रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन? पैरामीशियम में। किस में देखने को मिल रहा है? पैरामीशियम में। उसके बाद है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ये है यूग्लेना। ये क्या है? यूग्लेना। ये सारे क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? बाइनरी फिजन। अमीबा शो कर रहा है सिंपल बाइनरी फिजन, पैरामीशियम शो कर रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और यूग्लेना शो करती है लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे वर्टिकली अलोंग द लेंथ, उसकी जो लेंथ है उसके अलोंग में ऐसे सेंटर से वो डिवाइड होके इस तरीके से दो यूग्लेना वो फॉर्म कर लेगा, दो यूग्लेना वो फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बाइनरी फिजन के टाइप्स, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। और एक बात, बाइनरी फिजन जो है ना वो फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे होता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब सब वातावरण अच्छा है, जब बाहर में टेम्परेचर अच्छा है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, ठीक है, उसको खाने को सब अच्छा मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में उसको फूड मिल रहा है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, और कंडीशंस भी अच्छी है, ऐसे कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली बाइनरी फिजन शो करता है बेटा। ओके, तो ये जो बाइनरी फिजन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे मल्टीपल फिजन, लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। अगेन मैं बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़ के पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर इसमें क्वेश्चन आएगा बेटा, एक तो अकेले इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, बडिंग बताओ या मल्टीपल फिजन बताओ, ठीक है, या फिर बड़ा क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट बोलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो तीनों आपको बताने पड़ेंगे। तो आपको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं, टेक्स्ट बुक से गो थ्रू हो और वहाँ से पॉइंट वाइज नोट्स निकालो, और डायग्राम, तीनों के तीनों ये डायग्राम आपके आने चाहिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो सकता है आपको सिर्फ डायग्राम पे क्वेश्चन दे दे, एक डायग्राम बोलेगा, बना देगा वो, और बोलेगा कि द डायग्राम डिपिक्ट्स विच प्रोसेस, यानी जो डायग्राम है वो कौन सी प्रोसेस बता रहा है। तो ऐसा अगर आपको ऐसा मतलब इसके बीच में जो 2-3 स्टेप्स दी है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी स्टेप्स के साथ आपको डायग्राम बनाना है, पूरी स्टेप्स के साथ आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो सिर्फ बाइनरी फिजन लिखने से काम नहीं चल जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम किस में हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है, वो बोलेगा कि बताओ ये जो प्रोसेस हो रही है वो किसकी, कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, वो बोलेगा ये प्रोसेस जो हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है,
पहले तो बोलेगा आइडेंटिफाई करो और बोलेगा फिर कि उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। तो आपको दिख रहा है कि ये सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा है, तो पहले वो बताओ और फिर सिंपल बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से नोट्स इसके तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा मल्टीपल फिजन। ओके, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो सिर्फ डेफिनेशंस के लिए, लेकिन नोट्स आपको प्रॉपर डिटेल्ड बनाने हैं और सेंड भी करने हैं। ओके, एक बार अटेंडेंस लगा दो सब लोग अपनी। Okay, so now we will move towards our next asexual reproduction in unicellular organism and that is multiple fission। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना अभी मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। इसका मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, फिजन मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना, यानी एक सेल ब्रेक डाउन होके टूट के डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बना लेगा, उसको हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, किस में होता है? होता है अमीबा एंड अदर प्रोटिस्ट। किस में होता है? अमीबा और दूसरे प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, उनको कह दोगे आप प्रोटिस्ट, अमीबा एंड अदर प्रोटिस्ट। ओके, अब आप बोलोगे मैम अमीबा तो सिंपल बाइनरी फिजन कर रहा था, है ना, बाइनरी फिजन कर रहा था, अमीबा मल्टीपल फिजन में भी कैसे आ गया? बाइनरी फिजन में भी मल्टीपल फिजन में भी। तो बेटा उसमें रोल बहुत बड़ा होता है कंडीशंस का। किसका रोल है? कंडीशंस का। हमने बाइनरी फिजन में देखा था कि बाइनरी फिजन कब होता है? जब कंडीशंस अच्छी हो, जब खाने की कमी ना हो, जब टेम्परेचर अच्छा हो, कोई भी एडवर्स कंडीशन नहीं हो, तब वो अच्छे से आराम से सिंपल फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन मतलब जब सूखा पड़ गया हो, प्रॉपर पानी उसको नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा हो, या बहुत गर्मी हो गई हो, है ना, या बहुत बारिश वाला या ऐसा कोई मौसम है, तो उसको हम एडवर्स कंडीशन कहते हैं ना। या उसको खाने की कमी हो गई हो, पर्याप्त फूड उसको नहीं मिल रहा हो, एडिक्वेट फूड उसको नहीं मिल रहा हो, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिक्वेट कंडीशन, सॉरी एडिक्वेट नहीं, एडवर्स कंडीशन, उसको हम कहते हैं एडवर्स कंडीशन। तो जब ऐसी एडवर्स कंडीशंस आती है, तो ऐसे एडवर्स कंडीशन में अमीबा और जो दूसरे प्रोटिस्ट है वो कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन शो करते हैं? मल्टीपल सेल डिवीजन, दैट मीन्स मल्टीपल फिजन। कौन सा शो करता है? मल्टीपल फिजन। ओके, सो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले एडवर्स कंडीशन आ गई है, तो एडवर्स कंडीशन में अमीबा जो है, ये हमारा पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा, पेरेंट मतलब जो डिवाइड होने वाला है, जो सेल डिवाइड होने वाला है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। तो ये पेरेंट अमीबा एडवर्स कंडीशन में अभी है, यानी उसको एक तो खाने की कमी हो गई या इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उसने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सूडोपोडिया मतलब ये जो इसके ऐसी प्रोसेसेस होती है ना, जिसके मदद से अमीबा आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। ये जो प्रोसेसेस इसकी निकलती है, ऐसे प्रोजेक्शन जो होते हैं, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। तो जब एडवर्स कंडीशन आ गई तो अमीबा ने सूडोपोडिया बनाना रोक दिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर देगा वो सूडोपोडिया बनाना, तो मेरे को बताओ, अमीबा का इर्रेगुलर शेप है ना, फिक्स शेप नहीं है, क्यों? क्योंकि सूडोपोडिया वो फॉर्म करता है। अब उसने सूडोपोडिया फॉर्म करना छोड़ दिया, तो कैसा बन जाएगा? राउंडेड, यानी ऐसा राउंड वो दिखने लगेगा। ठीक है, राउंड वो दिखने लगता है। उसके बाद में क्या करता है? वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है अपने आजू बाजू में। क्या कर रहा है? एडवर्स कंडीशन आ गई है तो उसको खुद का बचाव करना पड़ेगा, खुद का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन करने के लिए वो क्या करता है? ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अगर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू में वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है खुद को बचा के रखने के लिए। क्यों? क्योंकि एडवर्स कंडीशन आ गई है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसने क्या किया है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है, सूडोपोडिया फॉर्म करना छोड़ दिया है, राउंड वो दिखने लगा है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्ट। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिस्ट। देखो, जरूरी नहीं है ये सिर्फ अमीबा में हो, ये दूसरे प्रोटिस्ट में भी हो सकता है, हम तो अमीबा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्ट। अब क्या होगा? ये सिस्ट के अंदर में जो ये न्यूक्लियस है वो बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसका, ठीक है, मेनी न्यूक्लियर डिवीजन।
यानी ये सिस्ट के अंदर में क्या करेगा, वो न्यूक्लियस को बहुत बार डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ उसकी वजह से मेनी अमीबुली आर फॉर्म। अमीबुली मतलब प्लूरल अमीबा का, बहुत सारी डॉटर अमीबुली यहाँ पे फॉर्म हो गई, दिख रहा है अंदर में। ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो ये सिस्ट के अंदर में बहुत सारी अमीबुली बन गई। अब क्या होगा, बहुत सारी अमीबुली बन गई, अब वो सिस्ट के अंदर में ही रहती है, वो सिस्ट के अंदर में ही रहती है। कब तक, जब तक फिर से फेवरेबल कंडीशन यानी सूटेबल कंडीशन, अच्छा वातावरण, अच्छे एनवायरनमेंट, फूड अच्छा अमाउंट में उनको मिल रहा है, जब तक ऐसे फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तब तक वो सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये सिस्ट जो है, ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिस्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ये टूटा तो ये जो डॉटर अमीबुली है वो बाहर में रिलीज हो जाएगी, बाहर में रिलीज हो जाएंगी। डॉटर अमीबुली रिलीज हो गई यानी एक सेल से कितनी सारी सेल्स बन गए, मल्टीपल सेल्स बन गए। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है बेटा। लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये होता है एडवर्स कंडीशन में, जब बेकार परिस्थिति हो तभी। अच्छी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा, तो वहाँ पे होगा सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। अदरवाइज एडवर्स कंडीशन तो मल्टीपल फिजन। सिस्ट फॉर्म करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो इन डॉटर अमीबुलीज को रिलीज कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बर्डिंग। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टाइप है वो है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो बर्डिंग होता किस में है, देखो बर्डिंग होता है ईस्ट में। किसमें होता है बेटा बर्डिंग, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट क्या है, एक तरीके की फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है जो रिप्रोडक्शन कैसे करती है, बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। अब बर्डिंग होता कैसे, देखो बर्डिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से। माइटोसिस ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा कौन सा प्रोसेस से, माइटोसिस के प्रोसेस से न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, अ स्मॉल बल्ज फॉर्म्ड ऑन पैरेंट सेल। देखो उसके बाद में क्या होता है, ये पैरेंट सेल, पैरेंट ईस्ट सेल, पैरेंट ईस्ट सेल, ठीक है। देखो इसके पहले आपको एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी में ऐसा बोला है कि ईस्ट का क्या यूज है बेटा, ईस्ट का यूज होता है बेकिंग में। बेकिंग में हम यूज करते हैं ईस्ट, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं उसको। तो मार्केट में अवेलेबल होता है। ईस्ट लेके आओ बोल रहा है, थोड़ा सा वार्म वाटर लो, उसमें शुगर डालो और उसमें ईस्ट डाल दो। तो जो ड्राई ईस्ट है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो जाएगी मतलब शुगर, उसको फूड मिल गया तो वो डिवाइड होना चालू करेगी। और वो डिवाइड कौन से प्रोसेस से होती है, यानी रिप्रोड्यूस कौन से प्रोसेस से होती है, बर्डिंग। तो वो बर्डिंग करना शो करेगी। और ऐसा सैंपल आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ईस्ट सेल दिखाई देंगे बर्डिंग करते हुए। ऐसा ही कुछ एक्टिविटी आपको बाइनरी फिजन में भी दिया है, तो वो भी एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया माइटोसिस से, उसके बाद में छोटा सा बल्ज, बल्ज मतलब क्या, ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, आउटग्रोथ, एक ऐसी आउटग्रोथ, एक ऐसा उभार हमको देखने को मिलता है, बल्ज हमको देखने को मिलता है पैरेंट सेल के ऊपर में। इसको ही हम कहते हैं बर्ड। ये जो बल्ज फॉर्म हुआ ना उसको ही कहते हैं बर्ड, ठीक है। ये पैरेंट सेल के ऊपर में ऐसे बल्जिंग आई, उसी को हम कहते हैं बर्ड, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बर्ड। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था वो एक न्यूक्लियस इस बर्ड में आ जाएगा। एक न्यूक्लियस कहाँ पे एंटर करेगा, बर्ड में एंटर करेगा। और फिर क्या होगा, वन न्यूक्लियस एंटर्स द बर्ड, बर्ड ग्रोज। फिर क्या होता है, ये बर्ड ग्रो होता है। बर्ड जो है वो साइज में ग्रो होगा, और जब वो सफिशिएंट ग्रो हो जाता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो वो अपने पैरेंट सेल से टूट जाएगा, यानी वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद में वो इट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली, यानी अकेले रहने लगेगा। ऐसे बहुत सारे बर्ड यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोसिस से, एक बल्ज उसके सरफेस पे यानी ऐसा उभार फॉर्म हुआ, उसको ही हम कहते हैं बर्ड। ये जो आउटग्रोथ दिख रहा है इसी को कहते हैं बर्ड, ठीक है। ये
बर्ड के अंदर में एक न्यूक्लियस चला गया, फिर ये बर्ड सफिशिएंटली ग्रो हुआ और जब वो अच्छे से ग्रो हो गया, फुल्ली ग्रो हो गया, तो वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका बर्डिंग, ये हो गया हमारा बर्डिंग। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन आपको ये अपने टेक्स्ट बुक से ही नोट्स इसके प्रॉपर तैयार करने हैं बेटा। ओके, सो समझ में आ गया। अपन ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है, फिर हमने आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो भी आपको अपने कॉपीज में लिख के होमवर्क कर लेना है। उसके बाद में आपको पहले कमेंट लगा दो, आप कमेंट करके अपना अटेंडेंस लगा दो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, वो सब हमने देखा है। उसके बाद में हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, यूनिसेलुलर में बाइनरी फिजन हमने पढ़ा, मल्टीपल फिजन और बर्डिंग हमने पढ़ा है। उसके बाद में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और बर्डिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हमको देखना है बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, और उसके पहले होमवर्क में आपको नोट्स तैयार करने हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस किए उसके आंसर्स लिखने हैं, और होमवर्क में जो मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस बताया है बेटा वो लिखना है। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।